और थोड़ा विलंब हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बात करते हैं। आप सब होली के मूड में होंगे इस समय और त्योहार है कल, और आज बहुत ज़्यादा ज्ञान चर्चा जो है उसका मामला नहीं है। आज का जो विषय हमने चुना है बातचीत के लिए, वो है समकालीन हिंदी कविता की भारतीयता। दरअसल भारतीयता एक ऐसा पद है जिसकी चर्चा तरह तरह से होती रहती है, और अपने अपने ढंग से लोग उस पर बातचीत करते हैं, अपने निष्कर्षों तक भी पहुंचते हैं। और बराबर से ये बात होती रही है, ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। हम सब जानते हैं कि भक्तिकाल की जो कविता है उसकी भारतीयता को लेकर भी बहुत सारा विचार हुआ है, आज भी हो रहा है। बहुत सारे विद्वान जो मध्यकाल के आचार्य हैं, खासकर भक्ति कविता के जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, वो उस पर विचार करते रहते हैं, कर रहे हैं। इसी के साथ स्वाधीनता आंदोलन के दौर की जो हिंदी कविता है उसकी भारतीयता को लेकर के भी विचार होता रहा है। उस भारतीयता के तत्व क्या थे, इस पर भी विचार होता रहा है। आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वह बातचीत जो है वो समकालीन हिंदी कविता को केंद्र में रख कर करेंगे। और यह पहले, सबसे पहले तो यह जानना, यह देखना जरूरी है कि आखिर हम भारतीयता कहना किसको चाहते हैं। बहुत अगर परंपरागत अवधारणा में भी जाएं और उस अवधारणा से भी चीज़ों को निकालने की कोशिश करें, जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जिसकी बात की जाती है कि पूरा विश्व ही जो है वो घर है, ये पूरी पृथ्वी ही घर है, यानी कि यह अवधारणा यदि भारत से निकली तो इसका आशय यही था कि हमारे अपने जीवन दर्शन में अन्य के लिए अवकाश, स्पेस फॉर अदर्स की अवधारणा बराबर विद्यमान रही है। दूसरों के लिए अवकाश, दूसरों पर फोकस, यह एक बड़ा मसला रहा है भारतीयता की अवधारणा का। और आप इसे लगातार, अगर आप दर्शन, भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे, उसके जो अलग अलग पक्ष हैं भारतीय दर्शन के, उनमें भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, और बहुतायत में दिखाई देगी, जहां दूसरों के सुख की परिकल्पना ही महत्वपूर्ण रही है। यदि आप जो हमारे ग्रंथ हैं पुराने, उनको भी देखेंगे तो उनमें जो प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं अन्य के सुख के लिए हैं। अन्य के सुख के लिए वो प्रार्थनाएं की जाती रही हैं कि कैसे दूसरे लोग सुखी हों। छोड़िए इन बातों को, बस पृष्ठभूमि के लिए मैं ये बात आपसे कर रहा था। मैं अ, आपको बातचीत करने से पहले केदारनाथ सिंह की एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। आप सब हिंदी के प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं, और आप सब केदारनाथ सिंह को जानते हैं, हमारे बड़े कवियों में से एक। उनकी जो एक कविता है, अपनी खबर शीर्षक एक कविता है, अपेक्षाकृत थोड़ी लंबी कविता है। उसका एक हिस्सा मैं पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं वही हूँ जो कि आपके सामने हूँ, जिससे आप मिलते रहे हैं अक्सर हल्दी, कोटा, पाटन या पिपराइच में। पर वैशाली में मैं एक आम का पेड़ था, श्रावस्ती में शायद एक भिक्षु का भिक्षा पात्र, वाराणसी में एक नाव हो सकता था मैं, अगर मेरे बढ़ई ने मुझे छील छाल कर एक पहिया न बना दिया होता। और सन 1857 में जब पत्ते गिर रहे थे और लोगों के सिर भी, तो शहर दिल्ली में एक गली के मोड़ का पत्थर था मैं, जिसने गालिब को देखा था जलते हुए बाजार से कुछ चिंगारियां लेकर घर लौटते हुए। पर देखिए ना, लिखते लिखते अचानक याद आया समरकंद के एक गणरिये का एक जरूरी संदेश न जाने कब से पड़ा है मेरे थैले में, जिसे पहुंचाना था कुशीनारा के पास के किसी छोटे से गांव में। और ऐसा भुलक्कड़ हूँ कि झुका हुआ बैठा हूँ मोमबत्ती के सामने, और पूरी कर रहा हूँ वह कविता जिसे लिखना शुरू किया था मेरे किसी पुरखे कवि ने, शायद सदियों पहले। ये केदारनाथ सिंह की एक कविता है, अपनी खबर शीर्षक की।
और इस कविता की ये कुछ का एक हिस्सा, कुछ पंक्तियाँ मैंने आपके सामने इसलिए ये रखीं कि ये देखें कि जो समकालीन हिंदी कविता की भारतीयता है, उसको समझने के कुछ सूत्र देती है ये कविता और ये पंक्तियाँ। मसलन, आत्ममुग्धता से विगत की सार्थकता की स्वीकृति। समकालीन हिंदी कविता में विगत की सार्थकता की स्वीकृति, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच अनवरत आवाजाही, यानी इस मोहल्ले की खबर उस मोहल्ले में और उस मोहल्ले की खबर इस मोहल्ले में, लगातार ये जो आवाजाही है वो एक महत्वपूर्ण चीज। एक भाषा में दूसरी भाषा के रचनाकारों की अकुंठ प्रशंसा, स्वीकृति, यह भी समकालीन हिंदी कविता की भारतीयता का एक बड़ा गुण है। त्रिलोचन भी कहते हैं मिर्ज़ा गालिब पर कविता लिखते हुए, उन्हें अपना कवि बताते हैं। अब तो बहुत सारा विवाद, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ और भी बहुत सारे दक्षिण के कवियों की स्मृति में कविताएँ हैं। खैर, तो ये कविता इस तरह से लेकर आती है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच अनवरत आवाजाही, एक भाषा में दूसरी भाषा के रचनाकारों की अकुंठ स्वीकृति, उनकी स्मृति, अपनी जो एक विरासत है भारत की मुकम्मल विरासत, उस विरासत को निर्बंध भाव से स्वीकार करने की उद्दाम लालसा, ये सारी चीजें इस कविता में एक कविता के इस छोटे से अंश में दिखाई देती हैं। समकालीन हिंदी कविता इसी तरह हिंदी क्षेत्र में लिखी जाने के बावजूद इन 11-12 प्रांतों में, और इससे अलग भी दक्षिण में भी कुछ लोग हिंदी की कविता लिख रहे हैं, पूर्वोत्तर में भी कुछ लोग हिंदी की कविता लिख रहे हैं, अन्य जो हिंदीतर राज्य हैं उनमें भी हिंदी की कविता लिख रहे हैं, यानी जहां भी हिंदी की कविता है मुख्य रूप से हिंदी क्षेत्र में और इसके बाहर लिखी जा रही है, वह कविता इसी प्रकार अपनी आवाजाही को संभव करती है, इसी तरह से भारतीयता को परिभाषित करने की कोशिश करती है। यह जो जुड़ाव का पूरा मसला है, मामला है, ये उसी तरह से जुड़ती है। ये एक कह सकते हैं आप प्रस्तावना की तरह, प्रस्थान बिंदु की तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह से देखें भारतीयता को, किसी भी निश्चित दायरे, बल्कि भारतीयता हर दायरे को तोड़ने का ही एक तरह से नाम है। अगर कोई दायरा बन जाए तो फिर भारतीयता के भीतर वो समाने का मामला नहीं है। इसलिए मैंने बात वसुधैव कुटुंबकम से शुरू की थी कि हमारी अवधारणा बृहत्तर जो विश्व है, यह संपूर्ण जो विश्व है, उसको भी अपने में समाहित करने की, अपने से जोड़ने की उद्दाम लालसा है, और वो हमारे तमाम कविताओं में आपको दिखाई देगी। दूसरी चीज जो भारतीयता को रेखांकित करने के लिए जरूरी है समकालीन हिंदी कविताओं में, जो स्थानीयता का आग्रह नहीं कहेंगे, जो स्थानीयता का निवेश है। आग्रह में कई बार आपकी जिद भी होती है, लेकिन जब आप किसी चीज को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि वहां आप की जो इच्छा है वो कहीं बृहत्तर होती है, बड़ी होती है। तो जब स्थानीयता का निवेश हिंदी कविता में हिंदी के कवि करते हैं, हमारे जो बड़े कवि पूर्वज जो कवि हैं उन्होंने भी किया, वो मैंने केदार जी का जिक्र किया, रघुवीर सहाय, उनसे पहले अज्ञेय हो, मुक्तिबोध हो, त्रिलोचन शास्त्री हो, नागार्जुन हो, केदारनाथ अग्रवाल हो, शमशेर बहादुर सिंह हो, भवानी प्रसाद मिश्र हो, कि इन सबको अगर आप जोड़ते जाएं कवियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, श्रीकांत वर्मा हो, बाद के दौर में अरुण कमल हो, ये सारे कवि जो, या बिल्कुल हम लोग जिस समय में लिख रहे हैं, हमारे अपने साथ के बहुत सारे जो कवि हैं, वे लोग हों, सबके वहाँ आपको, अभी मैं कुछ नाम भी लूँगा, मैं शुरू में ही नाम ढेर सारे ले लूँगा तो शायद बात नहीं बनेगी। मैं देख रहा हूँ मेरी एक बहुत पुरानी विद्यार्थी इसमें ममता बैठी हुई हैं। मैं बहुत, मेरे ख्याल से 20-22 साल, 25 साल, हाँ 22-23 साल पहले ये मेरी स्टूडेंट थी जब मैं बभनान में पढ़ाता था तब। तो अच्छा लग रहा है देख के, और भी कई परिचित हैं मुझे इसमें, विंध्याचल दिखाई दे रहे थे अभी, और भी जो आपकी संयोजक हैं, खैर वो तो हम लोगों से बहुत पहले से, श्रुति जी जो हैं, और भी कई मित्र हैं। तो बीच में अचानक ये ममता को देखा मैंने तो मुझे
याद आया। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि जो स्थानीयता का निवेश है वह भी भारतीयता का एक बड़ा पक्ष है। स्थानीयता के निवेश को कैसे देखें? यानी अगर स्थानीयता के निवेश का मामला नहीं होता तो नगई महरा जैसी कविता संभव नहीं होती जो त्रिलोचन ने संभव की। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है जैसी कविता संभव नहीं होती। नागार्जुन की पचासों कविताएं संभव नहीं हो सकती थीं। केदारनाथ अग्रवाल की जो कविताएं हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि नैहर आई हुई जो युवती है और तमाम इस तरह के प्रसंग के साथ आते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की अभी मैं जिक्र करूंगा, ऊषा जैसी कविता है। ये बिना स्थानीयता के निवेश के संभव ही नहीं थी। तो यह जो स्थानीयता है यह भी भारतीयता का एक बड़ा पक्ष निर्मित करती है कि किस तरह से हम ये ऐसी कविताएं हैं जिनको आप, हालांकि अनुवाद को का मैं प्रशंसक हूं, अनुवाद का मैं पक्षधर हूं कि कविताओं का, साहित्य का अनुवाद अगर न हो तो बहुत कुछ कह सकते हैं कि अपरिचित रह जाएगा। अनुवादों ने समानांतर एक सांस्कृतिक विश्व बनाया है, वो एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कविताएं अपने विन्यास में इतनी जटिल हो जाती हैं अपनी स्थानीयता के कारण कि उनका अनुवाद उस तरह संभव नहीं होता जैसे तथाकथित आधुनिक कविताओं का हो जाता है। तो त्रिलोचन की बहुत सारी कविताओं का, शमशेर बहादुर सिंह की बहुत सारी कविताओं का, नागार्जुन की बहुत सारी कविताओं का, केदारनाथ सिंह की बहुत सारी कविताओं का अनुवाद संभव नहीं हो पाता है। ज्ञानेंद्रपति की बहुत सारी कविताओं का अनुवाद संभव नहीं होगा। लेकिन ये कविताएं अपने विन्यास में, अपनी संरचना में, अपनी प्राण वस्तु में ये नितांत भारतीय कविताएं हैं। भारतीयता को ही रचती हैं, वो भारतीयता को ही लेकर आती हैं वो। अब देखिए कि कैसे कविता में भारतीयता की पहचान हम कैसे करना चाहते हैं या कैसे करेंगे। आपके पास और भी टूल्स हो सकते हैं, मैं कुछ टूल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ औजार की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप राम की शक्ति पूजा जैसी कविता पढ़ें पीछे तो वहां तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम इधर आए। जैसे चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता का मैंने जिक्र किया, मैं उस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। अब इस कविता, जो कविता आपके साथ आती है, बहुत सारे संदर्भ लेकर आती है। यानी कि अब इसमें अगर इसे एक बहुत स्वीकृत किस्म की खड़ी बोली में इसे लिखा जाता तो अगर इसे खड़ी, बहुत सामान्य किस्म की खड़ी बोली के रूप में लिखा जाता तो ये कविता कहना मुश्किल होता कि ये भारत में ही लिखी गई है कविता या भारत से कहीं बाहर लिखी गई है कविता। बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो आप कहीं भी बैठ करके लिख सकते थे और पहचान पाना मुश्किल है कि इस कविता के, इस कवि का लोकेल क्या है, इस कवि की अपनी स्थानीयता क्या है, इस महान पृथ्वी पर वो कौन सी जगह है जहां खड़ा होकर यह कवि बोल रहा है। तो यह अवध से बोल रहा है या मतलब ये अवध में थे त्रिलोचन, हम सब जानते हैं, ये भोजपुरी का इलाका भी हो सकता है मसलन। अभी मैं इसके और बड़े प्रसंगों पर जाऊं उसके पहले, जैसे गौना शब्द द्विरागमन का जो है, आप सब जानते हैं, जो लोग नहीं जानते होंगे, गौना शब्द ये भोजपुरी, अवधी, मैथिली, बिहार इलाके, ये शब्द बताता है कि यह कवि कहीं उसी लोकेल का रहने वाला है। यानी कि कवि की स्थानीयता का पता सीधे सीधे ये कविता आपको दे देती है। अगर द्विरागमन जैसा शब्द आ जाता तो अब वो शायद बहुत तत्सम किस्म का होता और वो ठीक ठीक लोकेल नहीं बता पाता त्रिलोचन शास्त्री का। इस कवि का नाम भूल जाइए, कवि का सिर्फ कविता सामने रखिए तो लोकेल नहीं बता पाता। तो ये चीज आ जाती। इसमें आता है कुछ दिन बलम संग साथ रहकर चला जाएगा कलकत्ता। ये आजादी के ठीक पहले की, थोड़ी सी पहले की कविता है ये। यानी कि यह वह दौर है जब कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा बाजार है। ईस्ट इंडिया कंपनी हम सब जानते हैं कि उधर से आई, वो सबसे बड़ा बाजार है। और उस दौर में बहुत सारे लोकगीत आप सब जानते हैं, जो भोजपुरी अंचल के लोग हैं
वो सब जानते हैं कि भिखारी ठाकुर के जो नाटक हैं, वो जो विदेशिया सब मामला है, उसका सारा कुछ जुड़ाव कलकत्ता या उधर जाने वाले जो श्रमिक मजदूर लोग रहे नौकरियों के लिए, उनसे जुड़ा हुआ है। ये कलकत्ता जाने का मामला कि वो कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, आसाम की तरफ तिनसुकिया वगैरह जाते थे, लेकिन कलकत्ता चूंकि सबसे बड़ा बाजार है, कलकत्ता को लेकर बहुत सारे और भी प्रसंग हैं, जो लगता है कि आखिर में जब ये कहती है कि मैं अपने बलम को कलकत्ता न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। कवित्री अंत में सॉरी, कवित्री का लड़की जो चंपा है वो कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे, मैं उसमें बाद में आऊंगा। ये जो कलकत्ता का मामला है कि कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता का जो पूरा लोकेल है, यह कविता अपने आप में एक तो भारत को रचती है, दूसरा उस औपनिवेशिक कालखंड को आपके सामने रख देती है जो उस समय के भारत का एक बड़ा सच था, बड़ा सच था। एक कविता जो बहुत सहज, आरंभ में जब त्रिलोचन इसने इस कविता को लिखा था, लोग इसे हास्य कविता समझते थे, लेकिन एक कविता के भीतर कितनी चीजें हैं। इस कविता में गांधी जी का संदर्भ आता है कि गांधी जी कह रहे हैं कि पढ़ लेना अच्छा है, पढ़ लेना अच्छा है। गांधी जी का संदर्भ आता है एक बड़े नायक के रूप में। हम सब लोग जानते हैं स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी की उपस्थिति और एक जो उनका महानायकत्व है, उसका संदर्भ भी ये कविता लेकर के आती है। यानी कि कहीं से भी आपको दुविधा नहीं रह जाती कि यह कविता भारत में रची गई, भारत की कविता है। इसका कोई संदर्भ विश्व से जुड़ सकता है, वैश्विक हो सकता है। स्त्री का पढ़ लिख लेना, इसे आप वैश्विक संदर्भ में जोड़ सकते हैं कि जो स्त्री शिक्षा की, नवजागरण के बाद जो स्त्री शिक्षा की भारत में पूरी लहर आई थी, और उस चेतना के साथ, यानी इसको एक वैश्विक चेतना के साथ आप जोड़ सकते हैं। जो भारतीयता का वैश्विकता के साथ एक रिश्ता है, उसके साथ आप इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं। एक अकेली कविता में जो लोकेल है, गौना और इस तरह के शब्द, अवध की कोई जगह, कलकत्ता जैसा बाजार, गांधी की उपस्थिति, स्त्री की पढ़ाई लिखाई, और एक स्त्री का यह विश्वास कि मैं कलकत्ता तो नहीं जाने दूंगी अपने पति को, उसको रोक लूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे, अब जो सामान्य रूप से बात कही जाती है। यानी कि यह एक अकेली कविता यह बताती है कि इस कविता का अनुवाद हो पाए ना हो पाए, लेकिन यह कविता भारत की कविता है, और इस कविता में एक विशेष कालखंड कि भारतीयता का पूरी तरह निवेश हुआ है, भारतीय जीवन का निवेश हुआ है। स्त्री के एक तरह से कह सकते हैं जीवन का और उसके आसन्न संकटों का, जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसका भी निवेश किया त्रिलोचन शास्त्री ने इस कविता में। भारतीयता की पहचान करते हुए हम इसको एक साथ देख सकते हैं। गांधी का नायकत्व तो है ही है इसमें, आता ही है। इसी तरह नगई महारा कविता में अगर जाते हैं तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, मिलेंगी। आप जब नागार्जुन की कविताओं में जाते हैं और वो गंगा जी में पैसा फेंकने का मामला और पैसा लूटने का जो मामला आता है, वो नितांत भारतीय प्रसंग है। आप उसके विश्वास अंधविश्वास की ओर न जाएं, लेकिन वह जो दृश्य रचती है कविता, वह जो कविता दृश्य रचती है, वह दृश्य नितांत भारतीय दृश्य है। और एक कवि का यह दायित्व बनता है कि वह अपने समय के हर महत्वपूर्ण दृश्य को रचे, लेकर आए, और जो जितने बेहतर ढंग से रच लेता है, वह अपने दौर का उतना ही प्रतिनिधि कवि बनता है। नहीं कर पाता है, नहीं बन पाता है। इसीलिए एक पूरा दौर बीत जाता है, 2-4 कवि, 5 कवि हमारी स्मृति का हिस्सा रह जाते हैं और बहुत सारे लोग हट जाते हैं। तो यह एक बड़ी चीज रह जाती है। हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं और लोक मंगल की अवधारणा को लगभग बीए के दिनों से पढ़ने लगते हैं, लेकिन समकालीन हिंदी कविता में भी ये जो लोक मंगल की जो अवधारणा का पूरा मामला है, आप उसे देख सकते हैं और बड़े पैमाने पर देख सकते हैं कि अगर कोई भी रचनाकार अपने समाज के प्रति प्रतिबद्ध है, जिस समाज में वो है, जिस समाज के बारे में वह सोचता है और समाज की उन्नति के बारे में सोचता है, वंचना का प्रत्याख्यान रचता है वो, कि किसी प्रकार की कोई वंचना न रह जाए, किसी प्रकार का कोई शोषण न रह जाए, यही लोक मंगल है। समकालीन हिंदी कविता का लोक मंगल यही है। और इस अर्थ में ये अपनी भारतीयता का वितान रचती है यह कविता, और लेकर के आती है, और कई बार अपने चौखट को भी लांघती है। आप देखिए ना, आप अब ये अरविंदाक्षन जैसे कवि को जब देखते हैं, जो केरल में बैठकर हिंदी में कविता लिखने वाला कवि है,
और जब वो उधर की नदियों का संदर्भ लेता है, उधर की नदियों का, अचानक हिंदी का पाठक सोचता है, अरे मैं तो जानता नहीं था इन नदियों के बारे में। मैं हमारे किसी कवि ने, यानी हिंदी क्षेत्र के कवि ने तो कभी इन नदियों को अपनी कविता का विषय नहीं बनाया। कभी इन पर्वतों को, जो उस हिस्से के पर्वत हैं, उनको अपनी कविता का हिस्सा नहीं बनाया। उधर की जो हरियाली है, हरितिमा है, उसको नहीं बनाया। उधर के जनजीवन, उधर के मुहावरों को हिंदी कविता में प्रस्तुत नहीं किया। तो अचानक हमें लगता है कि कितना बड़ा आयतन है हिंदी कविता का, इसकी परिधि कितनी विस्तृत है। और तब हमें लगता है कि भारत उतना ही नहीं है जितना हम हार्ट मतलब हिंदी बेल्ट की कविता के आधार पे जानते हैं। भारत वह भी है जो हम दक्षिण में हिंदी में लिख रहे कवियों को, पूर्वोत्तर में लिख रहे हिंदी कवियों को, या जो अन्य हिंदीतर राज्य हैं उन राज्यों में हिंदी में लिख रहे कवियों को पढ़कर जान पाते हैं। और ये सब समकालीन कविता के कवि हैं। पूर्वोत्तर में बहुत सारे एकाएक ढेर सारे कवि आए हैं, जमुना बीनी वगैरह, और बहुत सारे कवि। और एक बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वे लोग आदिवासी समाज को भी प्रस्तुत करते हैं। उधर का जो पूरा कह सकते हैं कि उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका उल्लास, उनका उत्साह, उनकी निराशा, सब कुछ उनकी कविताओं में आती है। बहुत अ, अभी इधर आंध्र प्रदेश में भी हिंदी में लिखने वाले लोग आए हैं। अलग बात है कि हिंदी की जो दुनिया है, हम लोग बहुत कम कम उन लोगों पर ध्यान दे पाते हैं। हम लोग शायद अपने ही लोगों में लगे रह जाते हैं और उसमें ही अपनी बात बना करके रह जाते हैं। जिस समकालीन हिंदी कविता सन 60 के आसपास, जो मोहभंग का दौर है, उसके आसपास और उसके इर्द गिर्द जो भी कविता है, इमरजेंसी आपातकाल के आसपास की जो हिंदी कविता है, नक्सलवाड़ी के दौर की जो हिंदी कविता है, कहीं भी अगर आप हिंदी कविता पर बैठकर विचार करेंगे तो उसकी मूल चिंता आप भारतीयता की, भारतीय ही पाएंगे, भारतीयता की पाएंगे। और लगातार ये चिंता रहेगी कि कैसे हम इस जो देश है, अपना समाज है, इसको और बेहतर बना सकेंगे, कैसे शोषण मुक्त बना सकेंगे, कैसे वंचना मुक्त बना सकेंगे। और जैसे एक और कविता मैं एक कवि की पढ़ता हूँ आपके सामने, जो बहनों को लेकर कविता है। बहनें पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहनें सिर्फ भारत में पाई जाती हैं, लेकिन अमेरिका में बहन और भाई के रिश्ते की जो कह सकते हैं आँच है, जो उनके बीच संबंध का गणित कहें या जो कुछ भी कह लें आप, वो है। और भारत में खासकर जो हम हिंदी राज्य जिन्हें समझते हैं, वहाँ पर भी, और ये स्थिति लगभग हिंदीतर राज्यों में भी है, कि बहनें घर भर में सुगंध की तरह व्याप्त हैं। मैं याद दिलाऊंगा कि असद जैदी की भी बहनें श्रृंखला की कविताएं हैं, उन्हें पढ़ें एक बार। कि बहनें घर भर में सुगंध की तरह व्याप्त हैं, एक दिन उड़ जाएंगी जाने किन पवन झकोरों के साथ। रह जाएगा तेज धूप में भी हमारी कमीजों पर उनके हाथों कढ़े फूलों का सबसे प्यारा रंग। रह जाएंगी बर्तनों में उनकी गीली स्मृतियां, और तह किए कपड़ों में उनके हाथों की तरतीब। पहला कौर उठाते ही नमक और अचार की तरह याद आएंगी बहनें। ये कौन सा समाज है? हमारा ही अपना समाज है। चीजें बदल गई हैं। हम भारतीयता को कैसे पहचानेंगे हिंदी कविता में? इस कविता को पढ़ते ही आप कवि का नाम कुछ भी रख लें, कोई भी कवि हो, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि यह कविता किसी भारतीय राज्य में लिखी गई है, और उसमें भी शायद हिंदी राज्य में लिखी गई है, जहां पर हमारा जो एक पूरा पारिवारिक परिवेश है, उसमें स्त्री मुक्ति से भी जोड़कर आप इसे देख सकते हैं, स्त्री के लिए स्पेस से जोड़कर भी देख सकते हैं, सांस्कृतिक पहचान की तरह भी देख सकते हैं, कवि की अपनी सीमाएं भी बता सकते हैं। वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन यह कविता यह बताती है कि एक नितांत भारतीय परिवेश में लिखी गई कविता है। इससे इनकार नहीं कर सकते आप। यानी कि इस कविता में जितना भी सही, जिस मात्रा में भी सही, भारतीयता का एक निवेश आपको दिखाई देता है। और वो एक कालखंड की सच्चाई भी है। समय के साथ बहनों की उपस्थिति घर में बदलती भी है। पिता और पुत्री के रिश्ते भी बदल गए हैं। जब मैं छोटा था, हम लोग जिस उम्र में थे, तो बहनें इस तरह पिताओं के गले में हाथ नहीं डाल पाती थी, नहीं झूल पाती थी। लेकिन मेरी बेटियां मेरे गले में झूल जाती हैं। वो बड़ी हो गई हैं लेकिन झूल जाती हैं। अब स्थितियां बदली हैं। यानी कि वो जो
माहौल, बहनें बहुत सहज हैं अब भाइयों के साथ, पहले भी सहज थीं, लेकिन एक कहीं न कहीं एक दूरी जैसी चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। लेकिन यह कविता ये बताती है कि ये 25 साल पहले लगभग ऐसी स्थितियाँ ही थीं, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये भारतीयता की पहचान करती है। रघुवीर सहाय की बहुत प्रसिद्ध कविता पढ़िए गीता बनिए सीता, जो कविता आप सब परिचित हैं, ये भारतीय प्रतीकों के माध्यम से, भारतीय साक्ष्यों के माध्यम से ही यह कविता, ये कहीं और संभव नहीं हो सकती थी। ये कविता किसी और देश में अगर ये कविता जाती, तो इस कविता का जो एक सांस्कृतिक जो पहलू का जो निवेश किया है कवि ने, वो शायद स्पष्ट ही नहीं होगा। जैसे बार बार ये बात होती है कि गोदान का आप अनुवाद क्या करेंगे, आप उसे सहमत असहमत होइए उस सांस्कृतिक प्रक्रिया अपने, लेकिन जो गोदान है वह एक शब्द जो बोध देता है, आप उसे गिफ्ट ऑफ काउ से नहीं कह सकते, वह किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी तो एक कई तरह से क्या होता है कि अनुवाद की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन इस तरह के जब शब्द आते हैं, इस तरह की जब चीज़ें आती हैं, चाहे वो प्रशंसा में आएँ, चाहे आलोचना में आएँ, जब वो कविता में या साहित्य में आती हैं, तो अपने ढंग से अपनी स्थानीयता को, अपनी भारतीयता को लेकर आती हैं। पक्ष-विपक्ष बाद की चीज़ है, हम उन्हें देख सकते हैं। ये 1952 की कविता है, पढ़िए गीता बनिए सीता। ज़ाहिर है कि 52 का जो भारतीय समाज था, वो 2022 में नहीं है। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। 70 वर्ष एक दिन का समय नहीं होता है, 2023 में हैं हम। 70-71 वर्ष का समय एक दिन का नहीं होता, लेकिन ये एक समय था, और इसे पहचाना जा सकता था कि यह कविता हमारे ही वहाँ संभव हुई है। एक और कविता है रघुवीर सहाय की, और लगभग उनके जीवन की अंतिम कविता है ये। थकी हुई औरत के चेहरे की सिकुड़ने किसी एक परिवार की लंबी मुश्किलों की आड़ी सतरें हैं। उनकी लिखावट कुछ अलग दूसरों से है, क्योंकि परिवार के पुरखों ने अलग अलग भाषाएं लिखी। इस कविता में अगर एक बीच की पंक्ति नहीं होती कि किसी एक परिवार की लंबी मुश्किलों की आड़ी सतरें हैं, ये एक कविता किसी हद तक इसे एक लोकेल प्रदान करती है, अन्यथा यह दुनिया के किसी हिस्से की कविता हो सकती है। दुनिया के किसी भी हिस्से की ये कविता हो सकती थी। कहीं भी बैठ करके ये कविता स्त्री के दुख, एक सार्वभौमिक दुख की कविता है स्त्री के। तो एक उसको आप कहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब वो बहने शीर्षक कविता है, या रघुवीर सहाय की और 80 कविताएं हैं रघुवीर सहाय की स्त्री संबंधी, उनकी और जो कविताएं स्त्री जीवन से जुड़ी हैं, उन्होंने अलग से कोई संग्रह कभी नहीं छपवाया, लेकिन 80 कविताएं उनकी स्त्री जीवन पर केंद्रित हैं। 80 तो मैंने गिनी है, एक दो और अधिक निकल जाएं तो अलग मसला है। तो आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी कविताएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही संभव हो सकती थीं, और जाहिर है कि उनका अनुभव भी हिंदी प्रदेशों का अनुभव था, या मध्यवर्गीय जीवन, शहरी जीवन का अनुभव था, तो वो उसको भी वहाँ पर दिखते हैं। बहुत सारे आपको हैं समकालीन हिंदी कवियों में ऐसे लोग मिलेंगे। मैंने अरुण जी का नाम लिया, बद्री नारायण में आइए, श्री प्रकाश शुक्ल हैं, एकांत श्रीवास्तव की कविता मैंने पीछे उद्धृत की अभी, उनको आप देखेंगे। पवन करण की कविताओं में आप देखिए, हेमंत कुकरेती की कविताओं में आप देखिए, एकदम जो और बाद के मनोज कुमार झा जैसे कवि हैं उनकी कविताओं में देखिए, ये कविताएं आपको ऐसा कभी आप महसूस नहीं करेंगे इन कवियों को पढ़ते हुए जिनका मैंने नाम लिया, कि ये कविताएं तो ऐसे भी, यानी कि जिसको बहुत सहजता से कोई लिख लेगा और कवि का लोकेल नहीं पहचाना जा सकेगा। मुझे लगता है ऐसा कि जिस कवि का लोकेल अगर उसकी कविता में नहीं पहचाना जा सकता है, अगर उसकी स्थानीयता का पता नहीं चलता है, तो कहीं न कहीं कोई समस्या है कवि की संरचना में। क्योंकि अपने जन्मते ही कवि वैश्विक हो जाए और उसका कोई आधार न रह जाए, तो बहुत मुश्किल है। तो उन सब कविताओं की भारतीयता को रेखांकित करना ज़रूरी है, जिनका लोकेल पहचाना जा सकता है।
जिनको पढ़ते हुए आप महसूस करते हैं कि ये कविता सिर्फ और सिर्फ भारत में लिखी जा सकती थी। जैसे कुछ कविताएं सिर्फ अमेरिका में संभव हैं, कुछ कविताएं सिर्फ नाइजीरिया में संभव हो सकती हैं, कुछ कविताएं सिर्फ अफ्रीका के अन्य देशों में संभव हो सकती हैं, क्योंकि वहां का संघर्ष बिल्कुल जुदा किस्म का है, अलग किस्म का है, उनका जीवन अलग किस्म का है। हम उन्हें दूर से देख सकते हैं लेकिन उनमें डूब नहीं सकते, जान हम डूब करके शायद उस तरह से नहीं निकाल सकते कविता। तो अपने जनजीवन की चीजें शायद ज्यादा निकल करके आती हैं और दिखती हैं। मैं शमशेर बहादुर सिंह का जिक्र कर रहा था। एक और कविता जो श्रीकांत वर्मा की कविता मगध है, मगध एक पूरा संग्रह है, मैं उसका जिक्र करना चाहता था आप लोगों से। श्रीकांत वर्मा राजनीति में थे, कांग्रेस के महासचिव थे, सांसद थे। उस दौर में मगध के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन राजनीति की सीमाओं को रेखांकित किया। इससे पता चलता है कि कवि अवसर के साथ भी होकर कई बार दुस्साहस करता है आलोचना करने की, जो श्रीकांत वर्मा ने सत्ता में रहते हुए किया और कहा कि मगध अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता, मगध में विचारों की कमी है। सॉरी, कौशल अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता, कौशल में विचारों की कमी है। या फिर मगध में कि अशोक अकेला लौट रहा है, और इस तरह की तमाम कविताएं। और जो पूरा सत्ता तंत्र हो सकता है, उसको एक उसके शोषण का जो पूरा तंत्र हो सकता है, उस सबको उजागर करके रख दिया मगध में, और नितांत भारतीय संदर्भों के साथ किया। यानी मगध की कविता पढ़ते हुए उसका एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन यह तो आप देखेंगे ही कि यह कविता अपनी मूल संरचना में, अपनी प्राणवस्तु में भारतीय है, पूरी तरह भारतीय है, जुड़ना चाहती है पूरी मनुष्यता के साथ, पूरी मनुष्यता के साथ ये जुड़ करके चीज आती है वहां पर। तो मैं इसको रेखांकित करना चाहता था कि अगर भारतीयता को समझना और राजनीति के माध्यम से समझना है, तो मगध एक बेहतर संग्रह है जिसको पढ़ा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए, और ये महसूसा जाना चाहिए कि अंततः अगर कोई कवि है तो वह सत्ता के साथ होकर भी उस पर उंगली जरूर रखेगा, कहेगा कि यहाँ घाव है, यहाँ दाग है। खैर, भारतीयता के संदर्भ में मैं बात कर रहा था। शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता हम सब पढ़ते और पढ़ाते हैं, उषा। रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो, किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ये कविता है, छोटी सी कविता है, उषा का दृश्य है, पौ फटने का दृश्य है। हम सब उससे परिचित हैं। हम में से अधिकांश जो हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, उनकी पृष्ठभूमि गांवों की पृष्ठभूमि है। हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो दूसरी पीढ़ी में हो और शहरी हो तीसरी पीढ़ी में हो, लेकिन 80% ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले लोग हैं जो हिंदी की दुनिया में पढ़ पढ़ा रहे हैं। तो ये दृश्य जो है वो आपके लिए कोई अजूबा और अछूता दृश्य नहीं है। जो लोग जानते हैं, आप सब ने पौ फटना देखा है, आप सब इस दृश्य को जानते हैं। मैं इस कविता की व्याख्या में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ यह इंगित करना चाहता हूं कि जो ये पूरा दृश्य रच रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह, और जब वो कहते हैं राख से लीपा हुआ चौका, यह कहीं और का नहीं है मामला, ये नितांत भारतीय मसला है, नितांत भारतीय। गोबर से लिपा हुआ या राख से लिपा हुआ चौका, ये नितांत भारतीय प्रसंग है, नितांत हमारे जीवन का। यही इस कविता को विश्वसनीय बनाता है, यही इस कविता को, इसकी जगह कुछ और लिख सकते थे। अगर सिर्फ लिपा हुआ चौका लिख देते शमशेर, तो इस कविता का वजन गिर जाता, इस कविता का वजन गिर जाता। रात नभ बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, लीपा हुआ, जैसे लीपा हुआ चौका, बात नहीं बनती। हो जाता राख से लीपा हुआ चौका, कविता का वजन एकाएक बदल जाता है। कविता किसी लोकेल में चली जाती है, उन इलाकों में जहां वंचित तबका है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, मटमैला शब्द लिखा विंध्याचल
ने, तो जो दिखाई दे रहा है वह वर्ग क्या करेगा, वो कहाँ से लाएगा कुछ और? तो वो या तो गाय के गोबर से लीपता है अपना आंगन, अपना घर, या राख से, जो चूल्हे से निकलती थी राख, जो परंपरागत घरों में मिट्टी का चूल्हा था उससे निकलती थी राख, उससे लीपती थी। यह कविता अपने एकाएक आपके अंतस में उतर जाती है, अलग से आपको व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती, और आप मतलब कोई भी इसको पहचान सकता है कि यह कविता भारत में ही संभव हो सकती थी। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ये जो सिल का पूरा प्रसंग, काली सिल, हम सब सिलबट्टे से परिचित हैं। ये पूरा जो प्रसंग लेकर के आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, लाल केसर का एक बिंब लेकर आते हैं। केसर हिंदी प्रदेशों में नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बिंब रचने की एक कोशिश करते हैं वो। लेकिन यह जो बीच में एक पंक्ति है, राख से लीपा हुआ चौका, यह अकेली पंक्ति इस महान कविता का, इस बड़ी कविता का एक स्थानीय पक्ष रचती है, और उस स्थानीय पक्ष से इस कविता का एक तरह से वजन बढ़ जाता है। ये कविता अपने आप में पहचानी जा सकती है कि किस कवि की है और कहाँ लिखी गई ये कविता। कालिदास वैश्विक कवि हैं, लेकिन कालिदास भारत के कवि हैं। बहुत सारे, ये महत्वपूर्ण चीज है। शेक्सपियर वैश्विक नाटककार हैं, लेकिन उनका एक लोकेल है ग्रेट ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड। तो ये लोकेल का मामला जो पूरा बनता है वो एक बड़ा मसला है, जिसको हम सब जो प्राध्यापक हैं, हम शिक्षक लोग जो हैं, हम लोगों को ये बराबर देखना चाहिए कि कोई कविता हम बहुत जल्दी में तो नहीं पढ़ा देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा शब्द हम डिकोड करने से छोड़ देते हैं जहां कविता का प्राण फंसा हुआ है, कविता का प्राण उसी में है, शब्द में, और हम उसे बचकर निकल लेते हैं, धीरे से काट लेते हैं, तो वहीं पर लेकर आना होता है। तो ये इस तरह से लेकर बद्री नारायण की एक जो बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिस पर उनको 1991 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था, प्रेम पत्र। प्रेत आएगा किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र, गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा। चोर आएगा तो प्रेम पत्र चुराएगा, जुआरी प्रेम पत्र पर ही दांव लगाएगा। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र, बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी, आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र, बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र, झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र, कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। प्रलय के दिनों में सप्तर्षि मछली और मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना। मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। एक प्रतीक की तरह आप प्रेम पत्र को, आप एक प्रतीक की तरह इस कविता में देखेंगे, और आप जितने संदर्भ आते हैं, आप इस कविता का पक्ष विपक्ष अलग व्याख्या करते रहिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कविता में कौन सी चीज ली गई है, उसका क्या पक्ष बनता है, क्या विपक्ष बनता है, मैं उस व्याख्या में भी नहीं जा रहा। कविता की व्याख्या आज मेरा उद्देश्य भी नहीं है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 33-34 वर्ष पहले, जब यह कविता 90 के आसपास में बद्री नारायण ने लिखी, 89-90 में ये कविता लिखी और छपी ये कविता, तब प्रेम का जो स्वरूप था, प्रेम पत्र की जो स्थिति थी, और उन सबको कहने के लिए जिन साक्ष्यों को उठाया बद्री नारायण ने, वो सब नितांत भारतीय हैं। वह किसी और साक्ष्य के माध्यम से अपनी बात कह सकते थे, लेकिन शायद वो प्रभावशाली नहीं होती बात। शायद यह कविता बहुत पढ़ी गई, बद्री नारायण की शायद ही कोई और कविता इतनी पढ़ी गई हो जितनी ये कविता पढ़ी गई। तो ये कविता अपने उन कारणों से पढ़ी गई जहां भारतीय जीवन का, भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंगों का, भारतीय संदर्भों का, मिथकों का, जिनका भी प्रयोग किया गया, उन कारणों से इस कविता में एक तरह से कह सकते हैं वो ताकत आ गई, वो आंच आ गई कि यह कविता लोगों के कंठ में समा गई। पक्ष विपक्ष बाद में, ये कितनी सफल कविता है, कितनी असफल कविता है, क्या संदर्भ है, ये सब बात की चीज है। मैं कहना यह चाहता हूं मित्रों आप सबसे
मुझे लगता है समय भी हो रहा है, हाँ, समेटना भी चाहिए। मैं कहना यह चाहता हूँ, कुछ कविताओं को रखा, दर्जनों कविताएँ और भी हैं मेरे सामने, मैंने रख रखा है उन्हें खोल के। हमारे मित्र श्री प्रकाश शुक्ल ने गाज़ीपुर को लेकर कुछ कविताएँ लिखीं, जब वो गाज़ीपुर छोड़कर आ रहे थे बनारस पढ़ाने। ज़ाहिर है कि वो कविताएँ सिर्फ़ नॉस्टैल्जिया की कविताएँ नहीं हैं। हुँ? और वो कविताएँ सिर्फ़ एक शहर को संबोधित कविताएँ नहीं हैं। उन कविताओं के साथ एक आप इसी जो मैं जिस भारतीयता का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उस संदर्भ में अभी आप उन्हें आप देख सकते हैं कि एक नगर है, जिस नगर के माध्यम से कवि जो अपनी बात कह सकता है, वो गाज़ीपुर, गोरखपुर भी हो सकता है। वह गोरखपुर, वो उड़ीसा का कोई शहर भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका एक लोकेल है कवि। कवि वायवीय नहीं है, कवि वायवीय नहीं है कि आप कुछ भी रख लो, नहीं है, उसने एक शहर रखा, उसने बनारस रखा। केदारनाथ सिंह जब बनारस जैसी कविता लिखते हैं, कैसे संभव हो सकती थी? बनारस पर कविता जब केदारनाथ सिंह लिखते हैं, तो किसी को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती कि यह नितांत भारतीय कवि की कविता है और इस कविता की भारतीयता क्या है। हाँ? अद्भुत कविता है बनारस, और लोगों ने बनारस पर तो मुझे लगता है कि अब पचासों कविताएँ उपलब्ध हैं, किसी ने संग्रह भी छाप दिया है बनारस केंद्रित कविताओं का। लेकिन केदार जी की जो कविता है बनारस को लेकर, वो बताती है कि इस कवि की जो आत्मा है वो नितांत भारतीय आत्मा है, और यह जो प्रसंग लेकर आ रहा है यह भारतीय जीवन है, कोई और जीवन नहीं है। शव का जिस तरह प्रसंग आता है, शहर के कह सकते हैं कि थोड़ा परिचय का जो पूरा प्रसंग लेकर केदार जी आते हैं, वो कहीं और संभव नहीं है। इस तरह की समकालीन हिंदी कविता अ, के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बहुत वायवीय किस्म की कविता है। वह इतनी आसान कविता है कि उसका अनुवाद किसी भाषा में हो सकता है, और उसका लोकेल नहीं पहचाना जा सकता, उसकी स्थानीयता नहीं पहचानी जा सकती। मैं बल देकर ये कहना चाहता हूँ कि समकालीन हिंदी कविता का 12 आना, यानी 75% ऐसा है जिसका लोकेल बहुत स्पष्ट है, जिसकी स्थानीयता बहुत स्पष्ट है, और उस स्थानीयता के भीतर से उसकी वैश्विकता निकलती है, यानी उसकी भारतीयता की पहचान कोई मुश्किल टास्क नहीं है। वह अपनी भारतीयता के साथ वैश्विक है, वह अपनी स्थानीयता के साथ वैश्विक है। समकालीन हिंदी कविता 20-25% तो हर कालखंड में वायवीय होता है। हमारे पूर्वजों की कविताएं भी, यानी समकालीन हिंदी कविता में ही जो हमसे पहले के थे, उनकी, अरुण कमल जब लिखते हैं कि जिनके मुंह में कौर मांस का उनको मगही पान, ये नितांत भारतीय कविता है। यह भारत से बाहर, मैं तो कहता हूँ नितांत मतलब बिहार की कविता हो सकती है, उत्तर प्रदेश की कविता हो सकती है, कहीं और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते इस कविता की। जिस कालखंड में आज से 30 साल पहले लिख रहे थे अरुण कमल इस कविता को, आप देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं हिंसा की। अरुण कमल या राजेश जोशी की कविताओं के माध्यम से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कवियों के माध्यम से आप कुंवर नारायण जब कविताएं लिखते हैं और मिथकों के सहारे जब कविताएं संभव करते हैं, तो क्या उसे उसकी भारतीयता को अलगा कर उसे देखा जा सकता है? अगर कोई भी भारतीय संदर्भों, मिथकों से कविता रच रही है, तो क्या उसे अलगा कर देखा जा सकता है? और ऐसे प्रसंग कुंवर जी हों, चाहे केदार जी हों, या उनसे पहले नागार्जुन, त्रिलोचन हों, शमशेर हों, या बाद में अरुण कमल जैसे कवियों का मैंने ज़िक्र किया, उनसे पहले मुक्तिबोध गेय का संदर्भ हो, सबके वहाँ मुक्तिबोध की कविता में जो सारे संदर्भ आते हैं, टैगोर के, गांधी के, आप देखें, ये सारे संदर्भ क्या हैं? ये एक कालखंड की राजनीति के भी संदर्भ हैं। एक कहते हैं मैं दिल्ली जाऊं कि उज्जैन, क्या करूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। एक राजनीति का शहर है, एक संस्कृति का शहर है, कहाँ जाऊं, दुविधा। और यह प्रसंग जाहिर है कि इस कवि की जो भारतीय चिंता है, भारतीयता है, उसको प्रकट करता है। तो कहना बस इतना है भारतीयता के संदर्भ में कि हिंदी कविता का 12 आना, समकालीन हिंदी कविता का जो 12 आना है, वह भारतीयता से ओत-प्रोत है। उसकी भारतीयता को लक्षित किया जाना चाहिए। कभी-कभी वह किसी कविता के किसी एक शब्द में होती है, भावक के लिए, सहृदय के लिए, आलोचक के लिए ज़रूरी है
कि उस एक शब्द को डिकोड करे, कभी-कभी एक वाक्य में होती है, कभी किसी पंक्ति में होती है, कभी-कभी पूरी कविता में होती है। मुझे लगता है कुछ बातचीत अगर हो तो हम लोग बातचीत करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रुति जी का, आपके एचआरडीसी का, सबका। बिल्कुल सर। जी, जी, आदर प्रणाम साहब। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। जी, जी। जी, जी।